हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ संग्रह। आज हमारा टॉपिक है एक्सेप्टेंस एंड इट्स एसेंशियल एलिमेंट्स। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हमने फर्स्ट स्टेज कॉन्ट्रैक्ट का क्या होता है वो हमने देख लिया। प्रपोजल होता है, प्रपोजल को डिफाइन हमने कर लिया, प्रपोजल के एसेंशियल एलिमेंट्स हमने देख लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस क्या होता है और इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं। लॉ के जो एग्जामिनर्स होते हैं, जो एलएलबी के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं आपको बता दूं कि ये जो आपको टॉपिक है वो क्लियर अगर हो गया तो इससे रिलेटेड किसी भी तरीके से क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ रहे तो आप उसको ईजिली आप उसका आंसर दे सकेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम करते हैं स्टार्ट। तो एक्सेप्टेंस क्या होती है, जब हाँ इससे पहले आप एक और देख लो कि जब भी आप क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो एक उसमें सिनॉप्सिस बनाना कि पहले सबसे पहले आपको इसका इंट्रोडक्शन देना है, फिर उसका मीनिंग बता देना एक्सेप्टेंस का कि मीनिंग क्या होता है। उसी में सेक्शन बता दोगे, आपके सेक्शन 2 के क्लॉज बी में दिया गया है। फिर उसके बाद से एसेंशियल एलिमेंट्स बता देना इसके, ठीक है। तो अब फिर इम्पोर्टेंट केस लॉज या तो साथ के साथ बता देना एसेंशियल एलिमेंट्स के, या फिर लास्ट में 2 से 3 केस लॉज आप ज़रूर लिख देना। और एग्जाम्पल के साथ आप हर एसेंशियल को समझाना, जिससे एग्जामिनर को लगे कि आपको जो टॉपिक है उसकी समझ है। अगर एग्जामिनर को ये लगा कि आपको टॉपिक की समझ है तो आपको उसमें उसको इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात तो कुछ है ही नहीं। एग्जामिनर सिर्फ ये देखते हैं कि आपको टॉपिक की समझ है या फिर ज़बरदस्ती आपने कुछ भी इसमें लिख दिया है रट्टाफिकेशन करके, ठीक है। तो चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको बता दिया कि क्या क्या आपको आंसर में लिखना है। तो अब इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग किसी भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों ही जो एसेंशियल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये आप लिख देना। जब तक किसी ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तब तक कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। ये आप इंट्रोडक्शन में लिखना। मैंने आपको जो बताया, अगर आप चाहो तो इसको नोट कर लीजिए। आप इस इतना लिख देना, इसमें काफ़ी है। इसका एक फॉर्मूला भी आप दे देना जिससे लगे कि हाँ आपने कुछ किया है इसमें, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। इंट्रोडक्शन आप मेरा सुन लो और उससे आप नोट कर लेना अपनी नोटबुक में। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा उसका, देखो इसमें प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉमिस। प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, मैं इसको लिख देती हूँ। एक्सेप्टेंस को शॉर्ट में लिख दिया मैंने यहाँ, प्रॉमिस बन जाएगा। जैसे ही ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ये प्रॉमिस बन जाता है, क्लियर। और जब प्रॉमिस में कंसीडरेशन ऐड हो जाता है, कंसीडरेशन ऐड हो जाता है तो ये एग्रीमेंट बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। और जब ये एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ होता है तो ये क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट, क्लियर। तो ये फॉर्मूला आप पूरे एक्ट में याद रखना, इस फॉर्मूले से आपको पूरा एक्ट समझ में आएगा, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ये एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जो ऑफर पाने वाला पर्सन होता है ना, जो ऑफर पाने वाला, जैसे मान लीजिए ये ए है, सॉरी ये ए है और ये बी है। इसने ऑफर दिया इसको, तो ये ऑफर पाने वाला व्यक्ति हो गया ना, मतलब कि ये ऑफरी हो गया, ठीक है। ये ऑफरी हो गया और ये ऑफरर हो गया। ध्यान रखना, इसको हम प्रॉमिसर और प्रॉमिजी भी कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, लिख लेना, ये छोटी छोटी चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये कह रहा है कि ऑफर पाने वाला जो पर्सन है उसके द्वारा ऑफर की जो कंडीशंस हैं, जो भी कंडीशंस हैं, इसमें बिना किसी चेंज के, बिना किसी चेंज के, बिना किसी चेंज के ये इसको एक्सेप्ट करता है तो ये क्या हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, ठीक है। ये एक्सेप्टेंस हो गया। अगर इसने इसमें कुछ चेंज किया, इस ऑफर के कंडीशंस जो हैं इनमें कुछ भी चेंज कर दिया तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होगा।
जैसे मान लीजिए ए ने कहा कि मैं अपनी बाइक तुमको 80,000 रुपीज़ में बेचूंगा। इसने कहा ठीक है, मैं आपकी जो बाइक है मैं आपकी बाइक को लेता हूँ, आई एक्सेप्ट, बट 75,000 उसके पे करूँगा। तो ये जो 75,000 इसने ये चेंज कर दिया, 80,000 में 75,000 कर दिया। तो ये जब इसकी कंडीशन जो है 80,000 वाली, इसको इसने चेंज करके 75,000 बोल दिया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये एक्सेप्टेंस नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ये काउंटर ऑफर हो जाएगा, ये काउंटर ऑफर होगा। क्लियर? इतना आप यहाँ तक समझ लीजिए, काफ़ी है इतना। अब हम आ जाते हैं अपने एसेंशियल एलिमेंट्स पर एक्सेप्टेंस के, कि एक्सेप्टेंस के आवश्यक तत्व क्या हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, वैध स्वीकृति के आवश्यक तत्व। तो फर्स्ट जो एसेंशियल है वो है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। अभी मैंने आपको बताया था कि ए और बी के बीच में जो भी ऑफर है उसकी जो भी कंडीशंस हैं वो एज इट इज इसको एक्सेप्ट करनी होंगी, तभी वो एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। क्लियर? अगर इसने कोई चेंज कर दिया इसकी कंडीशंस में तो वो फिर काउंटर ऑफर हो जाएगा, एक्सेप्टेंस नहीं होगा। दूसरा है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अब ये जो एक्सेप्टेंस इसने की है, ये जो एक्सेप्टेंस इसने की है कि आई एक्सेप्ट, ये कम्युनिकेशन इस तक पहुंचना चाहिए, इस तक, ए तक। ये एक्सेप्टेंस की जो नॉलेज है वो इसकी नॉलेज में आना बहुत जरूरी है, इस तक पहुंचना कि भाई इसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं कर लिया। मान लीजिए अगर इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, इसने एक्सेप्ट तो कर लिया, एक्सेप्ट तो कर लिया, बट इसकी नॉलेज में नहीं आया, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं माना जाएगा। ये एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन जब कंप्लीट होगा तब ये ए की नॉलेज में आ जाएगा कि इसने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस मस्ट बी प्रेस, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द, यहाँ पे आप अकॉर्डिंग टू द प्रेस्क्राइब्ड एंड यूजुअल मोड। तो एक्सेप्टेंस जो है ना आप उसी मोड में करें जिस मोड में ऑफर में प्रेस्क्राइब किया गया है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ए ने कहा बी से कि आप एक्सेप्टेंस जो है वो ऑफर में इन्होंने कहा कि आप एक्सेप्टेंस बाय ईमेल दोगे, बी ने एक्सेप्टेंस कैसे दे दी, एक्सेप्टेंस कैसे दे दी बाय व्हाट्सएप, तो अब ये बाय व्हाट्सएप इसने दे दी, तो इस पर टाइम रहते मतलब रीजनेबल टाइम के अंदर अगर इसने इस व्हाट्सएप द्वारा दिए गए एक्सेप्टेंस पर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया तो ये वैलिड माना जाएगा। और अगर इसने ऑब्जेक्शन उठा दिया और कहा कि नहीं भाई मैंने तो ऑफर में पहले से ही प्रेस्क्राइब किया हुआ है कि आप जो है मुझे अपनी एक्सेप्टेंस बाय ईमेल दोगे, नॉट बाय व्हाट्सएप, तो फिर इसको ईमेल द्वारा ही अपना एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, फिर व्हाट्सएप नहीं माना जाएगा। और अगर ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है तो व्हाट्सएप द्वारा भी वैलिड हो सकती है एक्सेप्टेंस। क्लियर? नेक्स्ट आ जाता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन बाय द ऑफरिंग। अब ये इनका कहने का मतलब ये है कि ए ने बी को ऑफर दिया, तो ये ऑफर जो है वो बी ही एक्सेप्ट कर सकता है, कोई और सी डी ई और कोई पर्सन इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। क्लियर? और कोई इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिर्फ बी ही कर सकता है, इसके अलावा नहीं कर सकता। नेक्स्ट हमारा एसेंशियल है एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड बिफोर लैप्स और रिवोकेशन। ठीक है, लैप्स और रिवोकेशन, टाइम के समाप्त होने से पहले और या फिर रिवोकेशन या उसको कैंसिल करने से पहले उसको एक्सेप्ट कर लेना आवश्यक है। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए ने ऑफर दिया कि ये जो ऑफर है कब तक वैलिड है, 10 जुलाई तक। अगर आपने इसकी एक्सेप्टेंस 10 जुलाई तक अगर आपको मुझे दे दी तो ये एक्सेप्टेंस मानी जाएगी, अदरवाइज नहीं। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस कब दी, 12 जुलाई को, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। इन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि ये जो टाइम है वो लैप्स हो गया, या फिर
इसने इसकी एक्सेप्टेंस लेने से पहले इस ऑफर को कैंसिल कर दिया हो, यानी कि रिवोक कर दिया हो, तो भी ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं होगी। ठीक है, आया समझ? अब देखो, एक्सेप्टेंस मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। एक्सेप्टेंस मस्ट क्रिएट लीगल रिलेशंस। अब देखो, ए और बी दोनों के बीच में एक ऑफर, ए ने ऑफर दिया बी को और बी ने कहा, बी जो है मजाक मजाक में कह रहा था ठीक है आई एक्सेप्ट, तो नहीं, मजाक मजाक में नहीं कह सकते हो। इसमें एक्सेप्टेंस देते टाइम आपका जो इंटेंशन है उस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपका जो इंटेंशन है वो लीगल रिलेशंस डेवलप करने के लिए, क्रिएट करने का होना चाहिए। मजाक मस्ती में एक्सेप्टेंस जो है वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं मानी जाएगी। ठीक है, एक्सेप्टेंस ऐसी होनी चाहिए जिससे लीगल रिलेशंस क्रिएट हो सकें। सोशल इन्विटेशन या डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है वो जनरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाते। क्लियर? इससे रिलेटेड एक केस लॉ भी है वैसे, और भी ऑन, इससे देख लो, ये देखो, बॉल्फर वर्सेस वॉल्फर वर्सेस वॉल्फर का केस है। ये 1919 का केस है। इसमें हस्बैंड वाइफ के बीच का एक है। तो हस्बैंड ने कहा था अपनी वाइफ से ऐसे ही घर में कि भाई मैं तुमको ना 5000 रुपीज पर मंथ देता रहूंगा, तुम अपने घर के खर्चे अपना उससे चलाते रहना। तो अब किसी कारण उन्होंने उसके हस्बैंड को कुछ दिनों बाद में किसी भी कारण से जो जेन्युइन प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से उन्होंने 5000 रुपीज देना उनको बंद कर दिया था। तो उनकी वाइफ ने उन पर केस किया कि इन्होंने 5000 रुपीज देने को मेरे को बोला था लेकिन अब ये देते नहीं हैं, तो मुझे ये दिलाए जाएं। तब उन्होंने कहा कि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं, एग्रीमेंट है, और इसमें जो जिस टाइम इन्होंने कहा था उस टाइम इनकी जो इंटेंशन थी वो लीगल रिलेशंस क्रिएट करने का नहीं था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, इसलिए इसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। तो इसी केस में इन्होंने कहा था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट जनरली आर नॉट लीगली एनफोर्सेबल। देखो, जनरली यहाँ कहा गया है, मतलब इस केस में जनरली बोला था कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट जो है वो जनरली नहीं होते हैं लीगली एनफोर्सेबल। मतलब कहने का कि वो हो भी सकते हैं, कुछ कुछ परिस्थितियों में हो सकते हैं, कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जिनको जिसमें वो हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सेप्टेंस में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, ठीक है। जो एक्सेप्टेंस जो है वो एक्सप्रेस और इम्प्लाइड दोनों तरीके की हो सकती है। एक्सप्रेस मतलब रिटन और स्पोकन, रिटन या स्पोकन, ठीक है। और इम्प्लाइड मतलब क्या हुआ, ग्रीन पेन कहाँ गया, बाय कंडक्ट। इनके एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। देखो, रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया, मतलब खाना ऑर्डर किया, और रेस्टोरेंट वालों ने आपका ऑर्डर लेकर आपको खाना सर्व कर दिया, उसके बदले में आपने पैसे दे दिए। आपने ये नहीं कहा कि आपने वहाँ कोई बात नहीं, कुछ नहीं किया, आपने मेनू उठाया और खाना ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर करके फिर उन्होंने सर्व कर दिया, आपने पे कर दिया। पेड पार्किंग में आप गाड़ी खड़ी कर देते हो, इसका मतलब कि आप एक्सेप्ट करते हो कि पार्किंग की जो फी है वो आपको देनी होगी। ठीक है, तो ये सभी जो है कंडक्ट द्वारा, ये जो है ये सभी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट हो गए। ठीक है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी भी इसी का उदाहरण है। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी 1893 का ये केस है। ठीक है, इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दिया था कार्बोलिक कंपनी ने, और कार्लिल ने जो है वो यूज करके इन्होंने कहा था कि जो भी इस को यूज करेगा और उसको फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो उसको हम 100 पॉइंट्स या जो भी है इन्होंने इनाम रखा था, इन्होंने भरपाई की, हम इतना उसको हर्जाना देंगे। और इन्होंने जब उस चीज़ को यूज किया और उसके बावजूद भी इनको इन्फ्लुएंजा की प्रॉब्लम हो गई, इन्फ्लुएंजा हो गया, तो इन्होंने ये कंपनी पर कहा, तो कंपनी ने कहा कि हमारा और आपका तो कोई ऑफर और एक्सेप्टेंस हुआ ही नहीं, आपने तो कोई एक्सेप्टेंस दिया ही नहीं। तब कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपने एडवर्टाइजमेंट दिया, बाय कंडक्ट इन्होंने एक्सेप्टेंस दी अपनी, आपकी जो प्रोडक्ट था इन्होंने यूज किया और उसको यूज करके
ये साबित होता है कि बाय कंडक्ट इन्होंने आपकी जो शर्तें थी वो पूरी लागू करी, तो आप इनको भरपाई करोगे, आप इनको हर्जाना दोगे जो आपने बोला था 100 पॉइंट्स का, या जितना भी जो आपने बोला था वो सब आपको देना पड़ेगा। नेक्स्ट है एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द प्रेस्क्राइब्ड और रीजनेबल टाइम। प्रेस्क्राइब्ड तो हमने कहाँ देख लिया, यहाँ देख लिया, देखो यहाँ पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं रीजनेबल टाइम का क्या मतलब है यहाँ पर, ठीक है। रीजनेबल टाइम का मतलब कि ए ने बी को ऑफर दिया, मान लीजिए ऑफर है टोमेटो का, टोमेटो, कि मैं आपको टोमेटो बेचना चाहता हूँ, आप मुझे समय रहते अपनी एक्सेप्टेंस दे दीजिए। अब टोमेटो के लिए आप कितना वेट कर सकते हो, अगर वो बहुत ज़्यादा पके हुए हैं तो 1-2 घंटे, 1-2 घंटे, और अगर वो बहुत ज़्यादा कच्चे से हैं तो आप 1-2 दिन, 1-2 दिन आप जो है उसका वेट कर सकते हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 8 दिन बाद उसकी एक्सेप्टेंस दे रहे हो और तो फिर वो 8 दिन तक आपका वेट करेगा। तो 1-2 घंटे या 1-2 दिन परिस्थितियों पर डिपेंड करेगा कि उस ऑफर में दी गई जो कंडीशंस हैं, ऑफर किस चीज़ का दिया गया है, उस पर डिपेंड करेगा। यदि समय प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, यदि टाइम जो है वो प्रेस्क्राइब्ड नहीं है, तो रीजनेबल टाइम देखा जाएगा, और रीजनेबल टाइम जो है वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। एक्सेप्टेंस मस्ट बी करेस्पॉन्ड विद इन द ऑफर। ऑफर की हर शर्त को, हर कंडीशन को एक्सेप्ट किया जाना चाहिए एज इट इज़, उसमें बिना किसी चेंज के। एक्सेप्टेंस मस्ट बी सर्टेन। एक्सेप्टेंस सर्टेन होनी चाहिए, अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए कि आई मे बाई किसी ने कहा, अब आपने ऑफर दिया कि मैं अपनी बाइक को 80,000 रुपीज़ में मैं आपको बेचूंगा, या फिर यही वाला ले लीजिए एग्जाम्पल कि ए ने कहा बी से कि मैं तुम्हें टोमेटो बेचना चाहता हूँ, क्या तुम लोगे, तो इसने कहा कि आई मे बाय, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं है। ये कहेगा कि आई डेफिनेटली एक्सेप्ट, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस है, इसको हम वैलिड एक्सेप्टेंस कहेंगे। क्लियर? अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।